Good morning, friends. Any doubt in previous lecture? Any doubt in previous lecture? तो कोई डाउट है तो बताइए मुझे। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे क्या कर लिया आप लोगों ने? ओके। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है 102 और क्वेश्चन नंबर 130 के अलावा? 102 हम अभी थोड़ा रुक के करेंगे और 130 भी एक टॉपिक होने के बाद करेंगे। ठीक है। ओके। स्टार्ट करते हैं फिर हम फाइनली। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, इसके अंदर हम जो रेशियो की बात करेंगे वो 4 रेशियो होंगे। कितने रेशियो होंगे? 4 रेशियोज होंगे, जिसकी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। वो कौन कौन से रेशियो होंगे? वो कौन कौन से रेशियो होंगे? पहला होगा आपका लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट होगा आपका लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड रेशियो होगा आपका सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड रेशियो होगा आपका एक्टिविटी रेशियो। एंड फोर्थ रेशियो होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। आप सब लोग मेरे साथ फॉर्मूला करते हुए चलना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग करते चलना। अदरवाइज इसमें फॉर्मूले बहुत काफी हैं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है और मेमोराइज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आई थिंक आप लोग उसको याद कर पा रहे होंगे। कितनी मैंने 2 या 3 बातें बताई थी। एक बात मैंने क्या बताई थी, क्या कोई मुझे बता पाएगा? मेरे को चैट पे बताइए। मैंने 2 बातें बताई थी शायद। जितनी बातें बताई हैं तो बताइए मुझे। पहली बात क्या बताई थी मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में? देखिए, वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने। पहली बात, हम जो बेस बनाएंगे, जो हम डिवाइड में चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के, वो क्या होगा हमारा? जनरली क्या होगा? वो होगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट बेसिकली जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करेगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर। और दूसरी बात, वो कहते हैं परसेंटेज के टर्म पे होगी। हमने इतनी बात डिस्कस करी थी इसके अंदर। मैं एक काम करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ, इधर लिखने की बजाय। हमने 2 बात डिस्कस करी थी। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात डिस्कस करी थी, और हमने कहा था इसमें जो भी हम निकालेंगे वो निकालेंगे परसेंटेज टर्म में। ठीक है। ओके। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे अभी तक। फॉर्मूले बोले तो सिंपल बोलूं, प्रॉफिट के नाम पढ़े थे। एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो कैसे निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? देखिए, याद नहीं करना है, दिमाग चलाना है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है? रेवेन्यू पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। वेरी गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड हमने फॉर्मूला पढ़ा था नेट प्रॉफिट के रेशियो का, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे होता है ये? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। बात क्लियर है? फिर हमने एक रेशियो पढ़ा था, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसकी बड़ी बातें थी, इसको मैं आपको बताता हूं। देखो, जितना मैं आप लोगों के डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप भी सोचते हुए चलना जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अपने आप ही इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हो जाएंगे जो आप इजीली अपना कर पाओगे इन चीजों को। मैं आपको फॉर्मूला याद करना नहीं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले का लॉजिक देना सिखा रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम 2 तरीके से निकालते थे। क्या आपको मुझे बता सकता है कि एक बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का? सर, एक तरीका होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, बताइए क्या होता था? ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिल्कुल सिंपल तरीका होता था। और दूसरा क्या था?
वो थोड़ा टफ था, जिसको हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू समझा था। अब वो क्या होता था हमारा, बता सकता है मुझे कोई? जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें एडजस्टमेंट होना था ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जैसे कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको एड बैक करा, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करा। बात क्लियर है? ये हमने काम किया था। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, मैं कल की क्लास में थोड़ा सा पहुंचता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, कल हम क्या कर रहे थे, हमने P&L अकाउंट बनाया था, ये सब बनाया था। कल हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये सब बनाया था। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवाया था, ये सब निकलवाया था। इसको एक और नाम दिया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा ऑपरेटिंग होगा या नॉन ऑपरेटिंग होगा? ऑपरेटिंग होगा या नॉन ऑपरेटिंग होगा? बताइए मुझे, ओ एन ओ लिख के बताइए, ये क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जैसे आपने कहा कि इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा मेरा ऑपरेटिंग। फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, जो मेरा डेप्रिसिएशन होता है, या जो मेरा अमोर्टाइजेशन होता है, या जो मेरा डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन आपके सिलेबस की बात नहीं तो हटा दो डिप्लीशन। जो मेरा डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, ये मेरा ऑपरेटिंग होता है नॉन ऑपरेटिंग होता है? वेरी गुड सर, ये ऑपरेटिंग होता है। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जैसे कि मेरा काम है सर्फ एक्सेल का। जैसे मेरा काम क्या है, सर्फ एक्सेल बेचने का मेरा काम है, या फिर मैं सर्फ एक्सेल ही बनाता हूँ। मैं सर्फ एक्सेल, मेरी कंपनी है, मैं सर्फ एक्सेल ही बनाता हूँ। बात क्लियर है? मैं सर्फ एक्सेल बनाता हूँ। अब इस सर्फ एक्सेल के लिए मैंने क्या करा, मार्केट में एडवर्टीजमेंट निकलवा दिया। तो आपने देखा होगा, मैंने टीवी में भी एड्स आते हैं सर्फ एक्सेल के, टीवी के अंदर, कि दाग भी अच्छे हैं, कभी वो लड़का गिर जाता है, फिर लड़का कीचड़ के अंदर फिर खेलता है। इस तरीके तो कोई ऐड भी आता था, याद आ रहा होगा आपको सर्फ एक्सेल का। तो एक चीज बताइए, जो मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया है अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, क्या वो ऑपरेटिंग होगा या नॉन ऑपरेटिंग होगा? वेरी गुड सर, वो भी हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा। अच्छा जी, मेरे यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं, मेरे यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, मेरी फैक्ट्री को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसको मैं क्या देता हूँ, उनको सैलरी पे करता हूँ। क्या पे करता हूँ उनको मैं? मेरे यहाँ पे वर्कर्स हैं, मैं उनको क्या पे करता हूँ, सैलरी पे करता हूँ। तो बताइए, जब मैं वर्कर्स को सैलरी पे करता हूँ, तो वो ऑपरेटिंग होगी नॉन ऑपरेटिंग होगी? वेरी गुड सर, वो भी ऑपरेटिंग होगी। सब ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए मैं अपनी फैक्ट्री का बिजली का बिल पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मेरे लिए ऑपरेटिंग होगी या नॉन ऑपरेटिंग होगी? बताइए, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। सर, ये भी ऑपरेटिंग होगी। वेरी गुड। अच्छा भैया, मैं अपने प्रोडक्ट, जैसे मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ सर्फ एक्सेल, तो मैं सर्फ एक्सेल को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट भी करता हूँ और कुछ अलग से सेलिंग एक्सपेंस भी करता हूँ। तो बताइए, सेलिंग एक्सपेंस के जैसे कि मैंने कमीशन दिया, जैसे मैंने कुछ एजेंट रखे, उनको मैंने कमीशन दिया कि भाई एक काम कर, मेरा प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट बेच के आ, लोगों को दुकानों पर जो बेच करा, कि ये मेरा ऑपरेटिंग होगा नॉन ऑपरेटिंग होगा? बताइए, ऑपरेटिंग होगा। अच्छा, और देखिए मैंने क्या करा, अपने बिजनेस को मैनेज करने के जो खर्चा होता है ना, उसको होता है एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस के अंदर जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को चलाना, जैसे कि कोऑर्डिनेशन बिठाना या वर्कर्स को यूनिटी में मेंटेन करना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस का ओवरऑल जो एक्सपेंस है, वो मेरा ऑपरेटिंग होगा या नॉन ऑपरेटिंग होगा? बताइए, जो बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चा है, वो मेरा ऑपरेटिंग होगा नॉन ऑपरेटिंग होगा? सर, ऑपरेटिंग होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बात बताइए, कि एक बात बताइए, क्या ये सब चीजें मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? क्या ये सब चीजें मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? क्या ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है या नहीं है? जितने मैंने खर्चों के नाम लिए हैं, क्या ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है या नहीं है? बताइए, सोचकर बताना, क्या ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है या नहीं है? क्या एडवर्टाइजमेंट आज तक कभी ट्रेडिंग एक्टिविटी में आया है? क्या सैलरी ट्रेडिंग में आया है? नहीं आया। क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में नहीं आया? क्या सेलिंग एक्सपेंस कभी नहीं आया? सब मेरा ये बिजनेस का तो पार्ट है, बिजनेस का खर्चा है, लेकिन ये मेरा सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट नहीं है। ये ऑपरेटिंग, इनको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए, एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस में कितना खर्चा हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है
ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना मेरा माल बनाने में खर्चा हुआ है, वो जो मैं माल बेच रहा हूँ उसकी कितनी कीमत आई है बनाने की वो, और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब कि जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक्सपेंस हो गया, और भी कोई ऐसे खर्चा जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई माल बनाने, जो मैं माल बेचूं उसकी कीमत कितनी है वो, और प्लस साथ ही जो मेरे बिजनेस चलाने के लिए खर्चा है वो भी। बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो आइटम होगा जो पी एंडल में मिलते हैं आपको, जो कहाँ मिलते हैं, पी एंडल में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ मिलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात में किसी को? बताइए, एनी डाउट? सब लोग रिप्लाई करिए प्लीज, प्लीज रिप्लाई करिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 130 का डाउट अब शायद ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का जिसका डाउट था ना वो अब ओवर हो सकता है। एक बार नजर मार के देखना क्वेश्चन नंबर 130 में। अच्छा कहो तो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 130। आइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर मेरे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 130 पे एक बार हम नजर मार लेते हैं, देन हम क्वेश्चन फिर हम वापस अपना टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। साइड में मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर मेरे पास क्या गिवन है? मैंने आपसे क्या कहा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सो जो जितने का माल बना है वो भी, जो मास जो जितने का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं इसको बनाने की जो कीमत आई है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो रहे हैं। आई थिंक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब आपको क्लियर हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सेलिंग हो गया, या फिर कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, वो भी उनको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो हम माल बेचे उसको बनाने की कीमत कितनी है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 3,40,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 3,40,000। ठीक है, उसके बाद मेरे पास गिवन है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का मतलब समझते हैं क्या होता है? जीपी रेशियो का मतलब होता है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोल लो सेल, बोलो बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 100 दैट इज जीपी रेशियो। एक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जीपी रेशियो कितना है मेरा, चलो वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। और मेरे पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है कितने, 20,000। बात क्लियर है? मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मेरे को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। मेरे पास सॉल्यूशन भेज दिया है बच्चे ने, मैं सीधे आपको सॉल्यूशन की थ्रू अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये मुझे निकालना है। जीपी रेशियो पर 20% गिवन है। अब अपना आप कर लेना, करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 130 आप देखिए, मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर देता हूँ। हम पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। क्या ये निकल सकता है? कितनी वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की? आप निकाल लीजिए, 3,40,000 माइनस 20,000 दैट इज 3,20,000। बात क्लियर हो गई? ओके। उसके बाद सपोज करिए जीपी रेशियो किस पर होता है, सेल पर होता है। सपोज करिए रेवेन्यू फ्रॉम लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। यदि ये एक्स हो गया मतलब सेल मेरी एक्स हो गई, तो मेरा जीपी कितना होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सर 20% ऑफ एक्स ही तो होगा।
देखिए मैं बता देता हूँ जीपी रेशियो, जैसे कि देखिए मैंने क्या एज्यूम करा, लेट मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स, देन द जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यही है। ओके, जीपी रेशियो क्या है 20 इंटू जीपी क्या है नहीं पता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है मेरा एक्स इंटू 100, यही होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जीपी कितना हो गया मेरा 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। बात क्लियर है? मैं इसको ऐसे बोल लू 20% ऑफ एक्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करते चलिए, इसका डाउट है चैट पर रिस्पॉन्ड करते हुए चलिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? जीपी होगा वो 20% ऑफ एक्स होगा। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल गया और मेरे पास जीपी भी निकल गया। ठीक है, ये दोनों निकल गया। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था? कौन से फॉर्मूले की बात करने वाला हूं, आप लोग सोच रहे होंगे खुद वही। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये हम ये तो फॉर्मूला पढ़ते थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल, ही तो फॉर्मूला पढ़ते थे। तो सीओजीएस मेरे पास 3,20,000 का है, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास 20% ऑफ एक्स, और सेल कितना मेरे पास एक्स। क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 3,20,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 20% ऑफ x। आप इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा 3,20,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 20 अपॉन 100x। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, 100 माइनस 20 80/100x, मतलब 80% ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, क्या अब x की वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू आ गई मेरी 4 लाख रुपीस की। व्हाट विल बी माय x? x इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। x क्या? मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4 लाख रुपए का, मतलब मेरी सेल आ गई 4 लाख रुपए की। सेल मेरी 4 लाख रुपए की है और मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3,40,000 रुपए की। नहीं, कितने की मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक बार मैं देख लेता हूँ। 3,40,000 की मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सेल मुझे पता है। तो बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। मेरे पास सेल मिल गई 4 लाख रुपए की, ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है मुझे कितनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? मेरा सीओजीएस प्लस जितने मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सब मेरे कितने टोटल मिला के 3,40,000 का। ठीक है, अब मैं यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूं तो कैसे निकालूंगा? सेल में से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हटा दूं, दैट इज 4 लाख में से 3,40,000 हटा दूं तो कितना आ गया मेरा? ये आ गया मेरा 1 लाख, सॉरी सॉरी, ये मेरा आ गया 60,000। आई थिंक मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये मेरा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 60,000। अब मुझे क्या निकालना है? और सर मुझे आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख इनटू 100। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर वुड बी 15%। आंसर क्या है आपका? 15%। क्लियर है? ये आपका सोल्यूशन हो गया। बताइए, क्या डाउट जिसका तो उसका डाउट ओवर हो गया? चलिए हम वापस कंटिन्यू करते हैं आगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 130 में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने और चीजें इसमें पढ़ी आगे। जैसे अब मैंने आपको क्या चीज सिखाई? सर आपने हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिखाया। आपने हमें क्या सिखाया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैंने आपको और भी चीजें सिखाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना बोलते हुए अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? बताइए, अब मैं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर्ड उचित नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूं? अब मैं इसको क्या बोलूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाकर? बताइए, कोई मुझे बता पाए मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर्ड को कैसे रिप्लेस करूं? सर आप इसको रिप्लेस करिए ऑपरेटिंग कॉस्ट से। किससे रिप्लेस करिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट से। बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? क्यों रिप्लेस कर दिया मैंने? क्योंकि सर ये वाइडर टर्म है। जब हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी तो हमें तो नॉलेज नहीं थी, इसलिए बार बार आपसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलता था। अब मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सर
ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका एक और नाम होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ये एक और नाम लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नहीं है ये कुछ भी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात क्लियर है? इसलिए मैं इसके लिए लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सारे मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे डेप ले लो, पब्लिक अमोर्टाइजेशन ले लो, या सैलरी ले लो, या इलेक्ट्रिसिटी ले लो। ये सारे आपके हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैं ऑपरेटिंग इनकम को क्या लिख सकता हूँ, बता सकता है कोई मुझे? अब मैं इस ऑपरेटिंग इनकम को भी क्या लिख दूं? ऑपरेटिंग इनकम बहुत वाइडर टर्म है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। अब समझ में आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कि ये वाला बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को? देखिए ऑपरेटिंग इनकम मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसके लिए हम ट्रेडिंग पीएनएल दोनों को मिक्स कर रहे हैं। पहले मुझे आप ये बताइए कि ऑपरेटिंग इनकम का ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? कोई याद करने की जरूरत तो नहीं है इस फॉर्मूले को? इस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सर अब हम क्या बोलेंगे? हम ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं, ठीक है, ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा करने के लिए अब हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट वाइडर टर्म होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी इम्पैक्ट शामिल होता है। ठीक है, हमें इसको भी लेना पड़ेगा, क्लियर है? और ऑपरेटिंग इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम हम बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? ओके, अब हम एक और रेशियो की स्टडी करेंगे आज हम, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे हमने तीन रेशियो की अभी तक बात कर ली, वो कौन कौन से कर ली? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कल मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशियो इसलिए नहीं करवाया इससे आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब मैं आपको ऑपरेटिंग रेशियो बताऊंगा। अब इस ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला डिफाइन किया है वो क्या कर रहा है? जैसे कि हमारा मेन तो ये हो गया जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इनने इसका क्या फॉर्मूला बनाया है? अभी आप कोई नोटिंग मत करिए, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करिए। आप चाहें तो नोटिंग करने की बजाय इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोटिंग जब मैं करवाऊंगा तो प्रॉपर अच्छी तरीके से करवाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, जब मैं प्रॉपर करवाऊंगा ना, तो जो लेवल होगा ना आपका एडवांस हो जाएगा, क्योंकि आपको जो इंट्रोडक्शन चल रहा है एक टाइप से, ये अभी मैं कुछ भी नहीं समझा है, सिर्फ मैं आपके इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। आपने जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा उसकी नॉलेज एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, सबका जो बेस चला है वो सबका बेस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चला है। वो जीपी हो या एनपी हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चला है। अब एक बात बता देता हूँ। अब हम क्या बात करें? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कितना खर्चा हुआ है, मतलब सेल के कंपैरिजन में मेरा कितना खर्चा होगा। यदि इतने की सेल होगी तो भैया इतना तो आपका खर्चा होना ही होना है। यदि मेरी इतनी सेल है तो मेरा खर्चा इतना होगा ही होगा। बात क्लियर है? तो मुझे क्या करना है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वो ये रहा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना वाइडर टर्म था, तो मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग रेशियो कहीं ना कहीं ये निकालता है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि सेल के कंपैरिजन में मेरा कितना खर्चा हुआ है। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग आंसर देना। मेरी सेल 100 हुई है और मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है या मेरा खर्चा हुआ है 70 रुपए का, तो बताइए सेल का कितना परसेंट मेरा खर्चा होता है? ये तो जन सिंपल क्वेश्चन है। सेल का कितना परसेंट मेरा खर्चा होता है?
सेल मेरी 100 रुपए की है और मेरा खर्चा 70 रुपए का, तो सर सेल का 70% मेरा खर्चा होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, अब तो ऊपर ऊपर से आपको दिखाई दे रही है प्राइम ऑफ एसी, ये तो दिखाई रही है सेल का 70% मेरा क्या है, खर्चा। तुम जो मेरा 30% बचा है, तो वो मेरा क्या है, जो मेरा 30% बचा है, वो मेरा क्या है फिर। सेल का 70% मेरा खर्चा हो गया, तो फिर जो मेरा 30% बचा है वो क्या है मेरा, बताइए, वो मेरा क्या है। सेविंग नहीं बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे प्रॉफिट, इधर बोलेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लिंक होंगे। अब देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ये आपके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, परसेंटेज है प्रॉफिट का। लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ये खर्चों का है। ये किसका परसेंटेज है, खर्चों का। देखिए मैंने क्या कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। लेकिन लेकिन जो मेरा ऑपरेटिंग रेशियो है, वो है मेरा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। क्या बताता था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, बताइए मुझे। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरा किसके बराबर होगा, सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपके सेल के बराबर होगा। और सेल को क्या बोलते थे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस ये तो बिल्कुल, ये तो बच्चे 7th 8th क्लास की चीजें हैं, ये चीज तो आपको पता होगी। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे सेल आते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ देता हूँ। जैसे कि जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का और ऑपरेटिंग रेशियो का, यदि मैं इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ने का काम करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, देखिए मेरा क्या होगा, यदि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और प्लस ऑपरेटिंग रेशियो को फॉर्मूला जोड़ता हूं, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं 100 इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है हर गया। ठीक है, दोनों में 100 आता है, मैंने कॉमन ले लिया है। क्या कोई दिक्कत इस स्टेप में, बताइए, क्या कोई दिक्कत इस स्टेप में। ये कहाँ पहुंच गया, ओके। 100 मैंने क्या करा है, कॉमन ले लिया है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल चीजें ये तो। ठीक है ना, इतने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बोला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। यदि चलो इन दोनों में एलसीएम लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एलसीएम आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100। ये हो गया मेरा कॉस्ट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। यदि मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ता हूं, तो मेरा क्या आता है, सेल। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, कट गया। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 100। यदि मैं इसको परसेंटेज के टर्म में बात करूं, यदि मैं इसको सिंपल बोलूं, या फिर इसको ऐसे ही बोल लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ गया मेरा, 100। ये परसेंटेज के टर्म में ही है आपका, ठीक है ना। बताइए, क्या इस फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को, बताइए, क्या इस फॉर्मूले में कोई डाउट है। वेरी गुड, कोई भी डाउट नहीं है। देखिए जितना भी आपने पढ़ा भूल जाओ सब कुछ, मैं थोड़ा फ्रेश तरीके से दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को आपको याद नहीं करवाना है, आपके साथ समय लगा के आपको मेरे को आपको सिखाना है। याद करवाने के लिए आपकी पूरी जिंदगी है, इन चीजों को याद करने की पूरी जिंदगी है। लेकिन अभी नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, 12th एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत चीजें होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने किस किस की बात करी, सर जीपी आएगा, एनपी आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। सब प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग जो भी ऑपरेटिंग इनकम है, जिसको मैं बोल रहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हो, वैलिड है। ऑपरेटिंग इनकम अपने में ही वाइडर टर्म होता है, लेकिन तब भी मैंने और बाइफरगेट कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यदि मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा देता हूं, तो वो मेरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात क्लियर है। तो मैंने क्या करा आप लोगों के साथ, मैंने जीपी रेशियो निकाला, एनपी रेशियो निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला। अब मैंने एक और रेशियो निकाले, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होता है खर्चों का रेशियो, कि सेल के कंपैरिजन मेरा कितना खर्चा हुआ है। बात क्लियर है। ओके, हमने 4 रेशियो की अभी तक नॉलेज ले ली। अब हम एक और रेशियो की बात करेंगे, दैट इसी के अंदर है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसको मैं और अच्छे से आपको बता देता हूँ।
बुक में क्या नेम यूज किया गया मैं उसी नेम से आपको बता देता हूँ। बुक में और कोई नेम यूज करा गया है? बुक में जो नेम यूज किया गया वो किया गया आरओआई, रिटर्न ऑन इनकम। अभी हम लेखिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा, अभी रुकिए। अभी सिर्फ नाम देख लीजिए, रिटर्न ऑन इनकम, रिटर्न ऑन इनकम या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस शॉर्ट फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इनकम या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बोलिए मुझसे कि सर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ लिया, बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों ने पढ़ लिया? मुझे पता है किसी ने नहीं पढ़ा है, आई नो किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला देखिए, इसी में 5 रेशियो कवर होते हैं। पहले तो सुन लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो के अंदर 5 रेशियो हम कवर करेंगे। कितने रेशियो कवर करेंगे? 5 रेशियो, जिसमें से जो 4 रेशियो होंगे वो तो बहुत सिंपल हो गया, और चारों रेशियो को जो बेस रहेगा वो आपका रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात के लिए चारों रेशियो का, लेकिन जो इसका बेस रहेगा वो क्या रहेगा? इसका इसका पूरा नाम क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का मतलब क्या होता है? हो सकता है मैंने पहले गलत बोल दिया हो, रिटर्न ऑन इनकम बोल दिया हो, ये हो सकता है। मैं दोबारा बोल लेता हूँ, इसका पूरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना, इसको बोलेंगे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना। अब प्रैक्टिकली सोचिए, रिटर्न किसके ऊपर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, तो ऊपर रखना है रिटर्न। बुक से मत देखना, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। ऊपर आएगा रिटर्न और नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट। ऊपर आएगा रिटर्न, नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट। ऊपर आएगा रिटर्न, नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेस लेकर रिटर्न निकालने हैं। हम इन्वेस्टमेंट को बेस लेकर रिटर्न अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बात क्लियर है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट को बेस लेकर रिटर्न निकालना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न निकालना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न निकालना। इसके एक और नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके एक और नाम क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका एक और नाम होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम बोलते हैं। तो बात वही है, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब प्रैक्टिकली सोचना, अब हम किसकी बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे इजी फॉर्मूला पता है इसका क्यों होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नाम में ही फॉर्मूला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, नाम में ही फॉर्मूला है। रिटर्न आएगा ऊपर, नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न आएगा ऊपर, नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसके ऊपर निकालने हैं उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे कि हम सेल के ऊपर निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, सेल के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जैसे कि हम इसमें निकाल सेल के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, सेल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना, सेल के कंपैरिजन जीपी कितना, ठीक वैसे हम इसमें निकाल लें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न है, तो इसलिए हम रखेंगे रिटर्न अपॉन, अपॉन डिवाइडेड बाय, रिटर्न डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सब होंगे परसेंटेज में, इसलिए हमेशा 100 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बात बताएं, जो रेशियो होता है ना, इसको 4 तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है। इसको एक्सप्रेस करने के 4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका परसेंटेज, एक तरीका क्या होता है आपका? परसेंटेज। ये क्या होता है बाद में समझेंगे तरीके, लेकिन आप सिंपल अभी इस पे ध्यान दीजिए। हमें क्या निकालना है? रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी प्रॉफिट होता है एक टाइप से। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन ये वो प्रॉफिट नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जो आपको मैं बताता था ना, याद आ रहा है? मैं आपको बताता, ईबीआईटी गिवन है मेरे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। इसमें से मैं इंटरेस्ट हटाऊंगा, ईबीटी आएगा। इसमें से मैं टैक्स हटाऊंगा तो मेरा ईएटी आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। और ये वही फिगर है जिसमें से मैं कहता था, ये वही फिगर, इसको एक और नाम बोलता था मैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। याद आ रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं बोलता था अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मैंने अभी तक आपको कुछ भी याद नहीं करवाया, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आई थिंक इस चीज की नॉलेज मैं आपको स्टार्टिंग से देते हुए आ रहा हूँ, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड। तो यही वो फिगर है जिसमें से हम क्या करते हैं? डिविडेंड को बांटते हैं। ये वही फिगर है जिसमें से हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन करते हैं। इसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, या फिर अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। क्या बताइए, क्या मैंने ये बातें आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी? ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी?
तो मैं इसी के बेस पे एडिशन नॉलेज लेते हुए चलूंगा। आप लोगों को याद है ये चीजें? ओके। अभी हम जो इसमें बात करेंगे रिटर्न, ये रिटर्न कौन सा होगा? ये रिटर्न होगा ये वाली फिगर, ये रिटर्न होगी आपकी ये वाली फिगर, इसको बोलेंगे रिटर्न। रिटर्न मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज रिटर्न। ये आपकी रिटर्न वाली फिगर होगी। अब सोचिए क्वेश्चन क्या कभी इसको डायरेक्ट देगा? नहीं देगा। क्वेश्चन में आपको हो सकता है ये वाली फिगर गिवन हो, अब आपको ये निकालनी हो। मैं आपको बिल्कुल बेस बता रहा हूँ कि कैसे होगा। अब देखिए और सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे इतना मार्किंग ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने काफी कुछ लिख दिया इस जगह पर, तो हम सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं, रेशियो 4 तरीके के होते हैं, जिसमें से हमने जो रेशियो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें भी हमारे पास कितने रेशियो होंगे? 5। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम जितने भी मेजरमेंट करेंगे, जो भी रेशियो निकालेंगे, वो सब क्या होंगे? परसेंटेज के फॉर्म में होंगे। 5 होंगे। जीपी, एनपी, ओपी। जीपी, एनपी, ओपी। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, या जिसको ऑपरेटिंग रेशियो बोलिए। फिर क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो। फिर होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको ROI बोलेंगे, फिर ROCE बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। बताइए, इतना क्लियर हो गया? जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मैंने बात करी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न होता है वो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट होगा? वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये नेचुरल डिविडेंड बट्टा इन सबसे पहले का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये वो प्रॉफिट ऊपर रखा जाएगा। मैंने क्या कहा? ये रेशियो किसका? प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऊपर रखा भी किसको जाएगा? प्रॉफिट को ही रखा जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको समझाने के लिए मैं और थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड की। मैं एक काम करता हूँ, जो बैलेंस शीट कंपनी की वर्टिकल फॉर्मेट में होती है उसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना लेता हूँ। असेट तो बहुत सिंपल होता है, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, ये असेट होता है मेरा। बात के लिए लायबिलिटी के अंदर 4 हेडिंग्स होती हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, मनी, और एक होता है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एक कॉलम होता है, एक ये होता है। एक होता है थर्ड कॉलम नॉन करेंट लायबिलिटी। फोर्थ होता है मेरा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, यही हमारे पास लायबिलिटी के अंदर कॉलम्स हुआ करते थे। आई थिंक कंपनी की बैलेंस शीट मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में इसकी बात नहीं करी जाएगी, तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए इस चीज को हटा देता हूँ कि आपके सिलेबस में शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अब हम लोग। मैंने क्या बताया आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं जैसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ। बैलेंस शीट में चार चार होते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट को मैंने हटा दिया कि आपके सिलेबस की डिस्कशन नहीं है, ना इतना पूछेंगे, क्योंकि इन्हें साफ साफ कह रखा है शेयर एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी मैनर में चलते हैं। अभी टोटल पूरा ये आ गया, क्लियर है? और मैं सिंपल बताऊं, सपोज करिए मैं नॉन करेंट असेट है 100 रुपए का, करेंट असेट है मेरा 50 रुपए का। व्हाट विल बी माय टोटल ऑफ असेट साइड? दैट इज 150। सेम टोटल मेरा लायबिलिटी का होगा, जिसमें सपोज करिए शेयर कैपिटल मेरे 100 रुपए की है, 30 की नॉन करेंट है और 20 की क्या है मेरी करंट है। बात क्लियर है? ये मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ गया। आई होप इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा? शेयर कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट जितना मैंने किया है, देखो दो तरीके होते हैं पढ़ने के। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ने के दो तरीके होते हैं। मैं जितने जो जो मैं कह रहा हूँ ना, उन चीजों हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेस्टमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के समझिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है असेट अप्रोच। आई थिंक इतना तो आपको याद होगा ही होगा, पार्टनरशिप में पढ़कर आए हो।
लायबिलिटी अप्रोच के अंदर हम कैसे निकालते हैं, हमसे लायबिलिटी जोड़ के निकालते हैं। अब मैं शॉर्ट में बात करूंगा, मैं शेयर कैपिटल पढ़ूंगा और प्लस शेयर कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर्स फंड बोलिए इसको, मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया है, शेयर होल्डर्स फंड की बात करूंगा। क्या पढ़ूंगा, शेयर होल्डर्स फंड पढ़ूंगा प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ूंगा। दैट इज कैसे निकलेगा, 100 प्लस 30 दैट इज 130। याद करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, जितना अच्छे से इस चीज को देखोगे ना, तो याद करने की भी जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर। और यदि मैं असेट अप्रोच पे जाऊं, असेट में क्या करूंगा, नॉन करेंट असेट जोड़ो प्लस करेंट, जो जो नहीं लिया है वो आप ले लो, माइनस करेंट लायबिलिटी। अब इसको भी तो इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं लिया है। देखिए सिंपल समझिए, मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने ये बोला आप लोगों से कि दो अप्रोच होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। एक अप्रोच होता है ये वाला अप्रोच जो मैंने यहाँ पे ये क्या सर्कल था, एक ये वाला अप्रोच होता है, ये होता है लायबिलिटी अप्रोच, जिसमें मैं सिर्फ लायबिलिटी की स्टडी कर रहा हूँ। और दूसरा अप्रोच होता है मेरा असेट अप्रोच। लायबिलिटी में क्या लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, दैट इज 130। अब जितना बच गया वो मेरा सब क्या होगा, वो मेरा सब होगा असेट अप्रोच के थ्रू हम उससे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी, दैट इज 100 प्लस 50 माइनस 30 सॉरी माइनस 20, दैट इज 130। कोई भी अप्रोच फॉलो कर लीजिए, आइदर एसेट या लायबिलिटी, दोनों ही सेम आने हैं। आई थिंक अब आप क्लियर होंगे। जब आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो आप प्री मैच्योर थे, जब आपने नया नया पढ़ना शुरू किया था, लेकिन आई थिंक अब आप पोस्ट मैच्योर होगा, आप काफी मैच्योर हो चुके इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लेकर। बैलेंस शीट पढ़ना सबको आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, बात क्लियर। और असेट अप्रोच से कैसे निकालेंगे, नॉन करेंट जो बच जाएगा वो असेट अप्रोच से निकलेगा, नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। आई थिंक पहले बताइए क्या इतना क्लियर है आप लोगों को। और देखिए देखिए इतना क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। अब देखिए कोई मुझे ये बताएगा, मैंने क्या लिखा, नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी, क्या मुझे कोई बता पाएगा करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी को मैं क्या नाम दूं। इसको भी मैंने एक नाम दिलवाया था आपको, याद आ रहा होगा आपको, जब हमने बीएस पढ़ाया था उसमें भी कहा था करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी मेरी क्या होती है, माइनस करेंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी हम क्या नाम देते हैं, वर्किंग कैपिटल। भूल गया मैंने बीएस में बताया था। देखिए मैंने बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करी आप लोगों के सामने। देखिए बैलेंस शीट प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, इसमें मैंने एक तरीका ये बनाया बैलेंस शीट का, दूसरा मैं ऐसे भी बना सकता था। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटी में 100 रुपए, नॉन करेंट लायबिलिटी ये है 30 रुपीज। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ नॉन करेंट असेट, और इधर करेंट असेट के इधर मैं वर्किंग कैपिटल भी लिख सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट असेट है मेरा 100 और वर्किंग कैपिटल कितना है मेरा 50 माइनस 20, दैट इज 30। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गई मेरी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई मेरी 130। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। बात क्लियर हो गई, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको असेट एप्रोच से बोलिए नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर, ये वर्किंग कैपिटल जरूर याद रखना, क्योंकि इसका वापस यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल यूज होगा। वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चे होते हैं, बिजनेस की जो असेट्स और लायबिलिटी होती है, इनका डिफरेंस बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। आपने उसमें भी पढ़ा था बीएस के अंदर कि जो हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल करते हैं, फिक्स्ड असेट में करते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, बीएस में याद आ रहा है, मैंने बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद आ गया कि चैप्टर नंबर किस में बताया था मैंने, 9th में बताया था शायद, 9 या 10 जो भी चैप्टर हो आपका। कौन सा चैप्टर तो मुझे बताएगा कोई, कौन सा चैप्टर। इसमें हम डिसीजन की बात करें, 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एक और डिसीजन होता था। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि हम क्या पैसा फिक्स्ड में लगाएंगे या वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। बताइए क्या आप रिकंसाइल कर पा रहे हैं आप लोग रिकंसाइल कर पा रहे हैं। डिसीजन मैंने डिसीजन में बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कि हम डिसीजन लेते हैं कि हम 3 जगह पैसे लगा पाते हैं, कि आइदर इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में, और एक और कौन सा सोर्स तो मेरे को दिमाग से निकल रहा है कि थर्ड कौन सा डिसीजन था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एक और डिसीजन हुआ करता था, दिमाग से मेरे निकल चुका है अभी, कोई बात नहीं। अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग, अच्छा ऑपरेटिंग था। अच्छा इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग डिसीजन था, नहीं डिविडेंड डिसीजन था भाई, डिविडेंड डिसीजन था। हाँ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिविडेंड। चलिए
इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने खत्म फिक्स एसेट में लगाते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं, ये इन दोनों को ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं, बताइए। फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल को मिला के तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं, तो मतलब कि जब हम डिसीजन की बात करें उसमें इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, कहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिसीजन। बोलिए, क्या सबको इतना क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड डिसीजन। मतलब कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक ही तरीका है, मतलब दो तरीके, लाइबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी से शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एसेट में नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और वैसे भी सर आप सिंपल बात करिए, हमने बीएस में पढ़ा था तीन डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही कहता क्या था कि आप जो पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हो, जो आप पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? एज शेयर इशू करके कर रहा हूँ या फिर मैं बैंक से लोन लेके कर रहा हूँ, जो भी आपका पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हो, उन पैसों को कहाँ पर लगाओगे? आइदर हम अपने फिक्स एसेट में लगाएंगे या फिर वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। बात क्लियर है? तो जो फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल है, इन दोनों को मिला के हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कुछ और नहीं, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड डिसीजन होता है। इसलिए बीएस में भी क्वेश्चन बन जाता है, कैपिटल बीएस में कभी कोई इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से भी डिनोट करते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना, बैलेंस शीट के फंडे से ही चलना। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स, बैलेंस शीट 4 हेडिंग लायबिलिटी होती है, 2 हेडिंग असेट में होती है, लेकिन हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अनुसार नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि असेट अप्रोच से चलोगे, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल जोड़ोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये लायबिलिटी चलोगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी जोड़ोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। एक छोटी बात बता रहा हूं, याद रखना, लॉजिक बाद में देंगे कभी। जो हम इन्वेस्टमेंट लेंगे उसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट लेंगे हम एसेट के अंदर, उसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे। मैंने दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, जो हम इन्वेस्टमेंट लेंगे उसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करेंगे। सर ये क्या होता है? अभी आपको इसको नॉलेज देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी होगा क्वेश्चन साफ साफ कहेगा कि आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं आपको इसके भी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट लोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम शामिल नहीं करेंगे। बात क्लियर? तो सर कौन से इन्वेस्टमेंट शामिल करेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। अभी नोटिंग मत करिए, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटिंग अभी कोई जरूरत नहीं है, कि नोटिंग के लिए प्रॉपर हम समय लगाएंगे, क्योंकि हमारी कॉपी भर जाए लेकिन दिमाग ना भरे। कॉपी तो भर जाएगी नोटिंग से, लेकिन दिमाग नहीं भरेगा, मतलब सुनोगे नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। मेरे इधर जो पढ़ाने का पर्पस है, मेन पर्पस है आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर क्लियर करना। नोटिंग हम जिंदगी भर से नोटिंग ही करते हुए आ रहे हैं, इतनी क्लासेस हो गई नोटिंग ही करते हुए आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन हम नोटिंग करेंगे। अब बात क्लियर है? ओके, सोचिए, इतना छोटा सा कैपिटल एम्प्लॉयड बताने के लिए मैंने कितना टाइम लगा लिया आप लोगों के साथ? अब मेरे को एक हेल्प करोगे आप लोग मुझे हेल्प करिए। सर किस चीज में हेल्प? मुझे अब आप लोग फॉर्मूला बताइए। चार पढ़ा, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर मैंने क्या पढ़ा? आरओआई। मुझे वन बाय वन फॉर्मूला बताना शुरू करिए आप लोग। पहले बताइए जीपी रेशियो का। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन, नोटिंग कोई नहीं करेगा, नोटिंग कोई नहीं करेगा, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एनपी रेशियो का फॉर्मूला बताइए प्लीज। एनपी रेशियो का फॉर्मूला बताइए आप लोग। एनपी, वेरी गुड, एनपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सही बता रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बताइए। जितनी तेज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ना, उतनी तेज आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू सेल, सॉरी इनटू 100। वेरी गुड। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? सबसे सस्ता और इजी फॉर्मूला, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखूंगा मैं तो, द वर्ड रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो रिटर्न होगा ना, वो कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, कैपिटल आई थिंक सब चीज निकालना आप लोग सीख चुके हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 5 फॉर्मूले हो गए। इनमें कॉमन बात क्या है कि सब ये क्या होंगे, परसेंटेज के टर्म में होंगे। सब किस में होंगे, सब होंगे परसेंटेज के टर्म में। बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम होमवर्क लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब हम थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो गई है तो होमवर्क भी लिख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था वो सब लोगों ने कर लिया और किसी का कोई डाउट नहीं है, डाउट था वो हम रिजॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर पेज नंबर 4.78 टी एच ग्रेवाल बुक का ही है, आपकी बुक का ही है। इलस्ट्रेशन 121, 122, 123, 124, 125। देखिए बच्चों, बैलेंस शीट पढ़ना अब आपको आता है तो बैलेंस शीट पढ़कर आई थिंक अब आप लोग कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हो। 125। ठीक है, ये वाली जो फिगर है नेट प्रॉफिट वाली, ये आप लोग ट्राई करना। मैंने आपको एक तरीका बताया ना, इसको चाहो तो कॉपी कर लो कहीं पर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट जाता है पहले, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आपको याद भी हो गया होगा। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, इसमें से टैक्स जाता है। फिर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, ये इसी को हम बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हमें ये वाली फिगर से मतलब होता है। हमारे पास ये वाली फिगर गिवन होगी, आपको ये वाली फिगर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। ये वाली फिगर, ये भी फिगर गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी। पहले आपको ये फिगर निकालनी है इसकी हेल्प से, देन आप फिर ये निकाल लोगे इजीली। क्लियर है, ये आई थिंक आप लोग आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 125। अब मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। इसमें 126 भी लिखी है, इसमें इलस्ट्रेशन 126 भी लिखी है। अब मैं क्वेश्चन आपके थोड़े बढ़ाऊंगा, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज मेरी बात सुनते चलिए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जितने क्वेश्चन दिए थे उसके अलावा एडिशन ही करूंगा, कोई डिलीशन नहीं करूंगा क्वेश्चंस में। देखिए, हाँ जी, इलस्ट्रेशन कुछ एडिशन ही कर रहा हूँ। पेज नंबर आप देख लेना, इलस्ट्रेशन 105, जिसको मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क में नहीं दिया था। अब आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करोगे, जितने आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना ये समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इलस्ट्रेशन 105 कर सकते हो आप लोग। 106 जो मैंने नहीं दिया था वो मैं आप दे रहा हूँ, 106 कर सकते हो, 107 कर सकते हो, 108 कर सकते हो आप लोग, 109 कर सकते हो, 110 कर सकते हो, 111 कर सकते हो, 111। ठीक है, 112, 113, 114, 115 ये सब मैं होमवर्क दे चुका हूँ। अब आप लोग 116 भी कर सकते हो। 116 ट्राई करना आप लोग, क्योंकि इसमें आपकी क्लास 11th की नॉलेज भी काम आएगी। और 117 यदि आपने नहीं करा हो तो 117 भी कर लेना। वैसे मैंने दिया था 117 वाला भी, नहीं करा हो तो 117 कर लेना। ठीक है, 121 से दे दिया मैंने ऊपर आपको, 126 तक ये हमारे हो गए। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन के पेज नंबर पर बता देता हूँ। क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, पेज नंबर 4.111 जीपी रेशियो से स्टार्ट है। जीपी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे शायद। आई थिंक मैंने आपको कौन से क्वेश्चन नहीं दिया था, क्वेश्चन नंबर 121 नहीं दिया था, वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 121, जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको ट्राई करने की कृपया आप लोग कोशिश करें। क्वेश्चन 121 कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करना। क्वेश्चन क्वेश्चन अब कौन सा है आपका, क्वेश्चन 135। क्वेश्चन 135
ये किसका है आपका, मैं सीधे लिख दूं, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन नंबर 135। ये भी नहीं दिया था, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 140 कैपिटल एम्प्लॉयड का 140 से लेकर, मैं डैश कहता हूँ 140 से लेकर, आप लोग ट्राई करिए 147 तक। 121, 135, 140 से 147, ये आपका होमवर्क है।